नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। कर्नाटक की धुआंधार जीत जो कांग्रेस की हुई है, उससे पूरे विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण विपक्ष ही एक तरीके से जीत गया है। और विपक्षी दलों में, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे शिवसेना हो, सारे लोगों में एक ऐसा ऊर्जा का संचार हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करने को तैयार हो गए हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से नई रणनीति, नए तंत्र, नए एजेंडे के साथ में मुझे लगता है 2024 में जाना पड़ेगा। अभी इसी साल कई राज्यों में चुनाव हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों का जो चुनाव है वो भी बहुत कुछ परिस्थितियां स्पष्ट कर देगा, साफ कर देगा। लेकिन 3 राज्यों में सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नज़र आती है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो और मध्य प्रदेश का इलाका हो यहाँ पर। और तेलंगाना की बात कहें तो कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ TRS या BRS, जो अब भारत राष्ट्र समिति हो गई है, KCR की पार्टी, वो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके मुकाबले अच्छा मुकाबला बीजेपी से होगा। लेकिन अब परिस्थितियां इधर कुछ महीनों में बदली हैं और वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि वहाँ लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आ रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में एक तरीके से डेरा डाल दिया है और खबर है कि कर्नाटक की जीत के पीछे, जो पर्दे के पीछे के नायक, रणनीतिकार, वो लोग मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर चुके हैं। इसमें सुनील कानुगोलू एक ऐसा नाम है जो कभी नरेंद्र मोदी के लिए 2014 में प्रशांत किशोर की टीम में काम करते थे, 2018 में गुजरात में उन्होंने काम किया और उसके बाद अब कर्नाटक में पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहे थे। और सुनील कानुगोलू अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम करेंगे। राजस्थान में भी एक टीम भेजी जा रही है और छत्तीसगढ़ में भी। तो कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी एक तरीके से एग्रेसिव नज़र आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल है, आज मंथन में सबसे बड़ा सवाल हम ये उठाएंगे कि क्या जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में चुनाव जीती है, या जो मुद्दे उन्होंने कर्नाटक में बिल्ड किए हैं, बनाए हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो क्या ये 3 मुद्दे पूरे देश में वो ले जाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार प्रधानमंत्री विपक्ष को ही भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, तो देश में ये मुद्दा क्या चलेगा। दूसरा एक और सवाल आज मंथन में हम उठाएंगे कि क्या नरेंद्र मोदी का अति उपयोग भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में डाल सकता है, क्योंकि उन पर अत्यधिक निर्भरता क्षेत्रीय छत्रप के बजाय उन प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक, स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो निर्भरता बीजेपी की बढ़ी है, क्या वो कर्नाटक में हार का कारण है और क्या वो एक तरीके से हिमाचल में हार का कारण है। एक और परसेप्शन कांग्रेस पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है कि 4 सरकारें अब कांग्रेस की अपनी और 4 सरकारें बीजेपी की। बाकी बिहार, झारखंड उधार की सरकारें हैं, कांग्रेस शामिल है वहाँ पर। और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ये परसेप्शन बना रही है कि जो भी बाकी सरकारें हैं बीजेपी की, वो या तो ऑपरेशन कमल के जरिए छीनी हुई हैं या फिर वो किसी न किसी सहयोग से बनी हुई हैं। तो कांग्रेस पार्टी और जो एक खास वर्ग है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुकाबला अब बराबर का होने जा रहा है। कर्नाटक जीतने के बाद पूरे विपक्ष में ऊर्जा है। 27 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में जितने भी गैर भाजपा राज्यों के चीफ मिनिस्टर हैं वो दिल्ली में इकट्ठा होंगे। ऐसी संभावना है कि वहाँ विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक, इसमें शरद पवार भी भाग ले सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर या कहीं किसी अन्य स्थान पर एक बड़ी बैठक हो सकती है, जिससे आगे 2024 की रणनीति बनाई जा सके। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कर्नाटक से जो अलग जगाई है विपक्ष ने, क्या ये 2024 तक ये माहौल विपक्ष गर्म रख पाएगा? क्या ये ही मुद्दे विपक्ष जनता के बीच ले जाकर इन्हें गर्म रख पाएगा? ये बड़ा सवाल है।
कर्नाटक की महाविजय के बाद कांग्रेस पार्टी अभी उधेड़-बुन में है और उसे नया सीएम चुनना है। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ऐसे दो चेहरे हैं जिनके बीच एक को चुनना होगा। खतरा यह है कि कहीं राजस्थान वाली स्थिति ना हो जाए। अभी देर शाम वहाँ बैठक शुरू हुई है और बैठक लगातार अभी चल रही है। डीके शिवकुमार के अभी पहुंचने की खबर है, लेकिन वो अभी पहुंचे नहीं है। ये माना जा रहा है कि रात 10 बजे तक वो दिल्ली पहुंचेंगे। सिद्धरमैया दिल्ली में हैं और वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर थोड़ी देर में मुझे लगता अभी पहुंचने वाले होंगे। बाकी जितने भी नेता हैं, कर्नाटक की जीत के जो भागीदार जितने भी नेता हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं। प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुँच चुके हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। सिद्धरमैया के भी पहुँचने की खबर है। सिद्धरमैया भी वहाँ पहुँचने की उनकी खबर अभी आई हुई थी कि वो भी पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे और नेता हैं जिनको एक तरीके से कहा जाता है कि कर्नाटक की जो जीत में बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई, वो के.सी. वेणुगोपाल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक हो रही है। राहुल गांधी भी पहुँच सकते हैं इस बैठक में। ऐसी अब तक जो खबरें हैं, ये परिस्थितियाँ हैं। इस बैठक में तय होगा कि अगला चीफ मिनिस्टर कर्नाटक का कौन होगा। उधर आप देखें तो राजस्थान में सचिन पायलट की जो 5 दिन की यात्रा थी, ये कहा जा रहा है कि वो उनकी यात्रा अपनी ही सरकार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं और बीजेपी के लोग और एक तरीके से जो पायलट के समर्थक एक मंत्री उनके साथ में भी चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो 40% से ज़्यादा भ्रष्टाचार है। इस तरह की मुश्किलें भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरीके से खड़ी हो रही हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे अन्य राज्यों में हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश से जो कांग्रेस पार्टी ने एक जीतने की आदत डाली, वो कर्नाटक है और उसके बाद क्या ये कायम रहेगी? और इस जीत के बाद क्या विपक्ष कांग्रेस पर कुछ ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, भरोसा करेगा कि कांग्रेस पार्टी कुछ कर सकती है? क्योंकि ममता बनर्जी का अभी शाम को एक बयान आया, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है वो। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हम देश में बाकी जगह जहाँ जहाँ वो मजबूत है, हम सब उसको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की तरफ ममता बनर्जी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हाथ का साथ हमें बंगाल में चाहिए। ये नहीं कि आपको हम उत्तर प्रदेश में मदद करें, हम मध्य प्रदेश में मदद करें, कर्नाटक में मदद करें और आप बंगाल में हमारे खिलाफ लड़ें, ऐसा नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी को भी अब कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ इलाकों का त्याग करना पड़ेगा, कुछ राज्यों का त्याग करना पड़ेगा। ये बड़ी बात कह के ममता ने विपक्षी राजनीति को एक अलग टोन, एक अलग एंगल देने की कोशिश की है। नीतीश कुमार लगातार लगे हुए हैं, लेकिन आज जो मंथन का जो हमारा थ्रस्ट है, जो हमारा पिन पॉइंट है, वो यही है कि क्या इस देश में मुद्दों की राजनीति, क्या मुद्दे जो आम आदमी के मुद्दे हैं, क्या कर्नाटक के आम आदमी ने राजनीति को मुद्दों पर खींच कर रख दिया है और ये क्या देश के बाकी हिस्सों में ये मुद्दों की राजनीति होगी? दूसरा, क्या ये डबल इंजन का कॉन्सेप्ट है बीजेपी को, इसको क्या कुछ एक बार पुनर्विचार करना होगा? क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में उत्तर प्रदेश और असम को छोड़ दें तो बाकी इंजन बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। इसका लोड दिल्ली वाले इंजन पर आ जाता है और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़ा चेहरा हैं, उन पर अति निर्भरता भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। नुकसानदेह उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि अच्छी नहीं है और कर्नाटक में ये जो हार हुई है, ये इसका द्योतक है। एक और मीडिया में एक और अलग तरीके का परसेप्शन डिजिटल मीडिया में है, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा परसेप्शन नहीं है, लेकिन डिजिटल और सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े रणनीतिकार हैं वो कह रहे हैं कि एक परसेप्शन और बन रहा है कि नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से आप नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी पैन इंडिया लीडर नहीं है, अखिल भारतीय नेता नहीं है। वो मध्य भारत के नेता हो सकते हैं, उत्तर भारत के नेता हो सकते हैं, पश्चिम भारत के नेता हो सकते हैं, लेकिन वो दक्षिण भारत के नेता नहीं है। ये कर्नाटक ने साबित कर दिया और एक तरीके से दक्षिण से बीजेपी की विदाई हो गई है। ये तर्क दे रहे हैं, एक परसेप्शन मीडिया के एक वर्ग में ये भी परसेप्शन बनाया जा रहा है। आज हमने अलग अलग इलाकों से राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों को आमंत्रित किया है। मैं परिचय करा दूं, अनिल जय हिंद साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, वक्त देने के लिए।
आर बेग साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बेग साहब, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। दक्षिण में बहुत वर्षों तक, मुझे लगता है 20-22 सालों से दक्षिण की राजनीति को समझ रहे उत्तर भारत के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और अब कम से कम 20-22 सालों से दक्षिण भारत में निवास कर रहे विनोद श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद विनोद जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका के न्यूज़ पर। जावेद खान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद। और खलील कुरैशी साहब राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। खलील साहब, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। मैं मंथन की शुरुआत विनोद श्रीवास्तव जी से करना चाहूँगा। विनोद जी, आप उत्तर भारत में भी आपने वर्षों तक पत्रकारिता की और दक्षिण भारत में भी 20-22 साल से ऊपर का वक्त मुझे लगता हो गया आपको दक्षिण की राजनीति को देखते हुए और रहते हुए। कर्नाटक की जीत और जो वहाँ से चुनावी मुद्दे, क्या जो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उन राज्यों में क्या कांग्रेस पार्टी या जो विपक्ष है वो क्या वहाँ इन मुद्दों को ले जाते आपको दिख रहा है? क्या ऐसा लग रहा है, या फिर उत्तर और दक्षिण की अलग जो पॉलिटिकल जो गुणागणित होता है वो पूरी तरह अलग होता है? दक्षिण में अलग तरीके से वोट होता है, उत्तर में अलग तरीके से होता है। उत्तर भारत में वही हिंदुत्व, वही दंगा, वही हिंदू मुसलमान, क्या यही चलने वाला है विनोद जी? विनोद जी अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। हाँ, अनम्यूट तो है। हाँ बोलिए। हाँ, तो दक्षिण की राजनीति और दक्षिण का मतदाता, इन दोनों पे बात होनी चाहिए। म्यूट तो अनम्यूट बताया तो मैं अभी। दिक्कत ये है जी कि दक्षिण की राजनीति में आप धर्म को नहीं घोल पाएंगे जी, क्योंकि यहाँ धर्म एकदम पवित्र और शुद्धता के साथ होता है। दूसरी चीज, जो कर्नाटक के चुनाव परिणाम, आप मतदाता इतने भ्रम में कैसे हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए, करप्शन अपनी जगह पे है, सारी चीजें अपनी जगह, वोट बैंक अपने, लेकिन ये जो मुफ्तखोरी का जो चस्का लगाया जा रहा है मतदाता को, ये सबसे बड़ी बात है कि साहब आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, 2000 रुपए महीने हर महिला को देंगे, 15,000 उनको देंगे, तो सब फ्री में देंगे। तो फ्री में किसको नहीं चाहिए भाई? तो ये चीज जो है, मतदाता को समझाने वाला कोई है? मतदाता की तरफ से तो कोई प्रतिनिधि आता ही नहीं है आपके यहाँ किसी भी चैनल पे। सारे राजनीति को उन्होंने सब बड़ी मेहनत की, उन्होंने ये किया, कांग्रेस ने इतनी मेहनत की, उन्होंने बीजेपी ने इतनी की, उन्होंने जय बजरंग बली बोला। आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है और हमें मार्गदर्शन भी आपने दिया है। मैं अगली डिबेट में मतदाता को भी बुलाऊंगा किसी को। जी बिल्कुल, मतदाता, एक ऐसे मतदाता को बुलाइए जिससे बात हो कि वो कहे कि भाई आगे, लेकिन क्यों हम देख रहे हैं सारी चीजें विकास की ओर जा रही हैं, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन ये सत्ता पाने के लिए आप क्या कर पाएंगे, क्या कर देंगे भाई? चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बजरंग बली बोले, चाहे वो फ्री में बांटे रोजगार। महंगाई तो आज से नहीं, ये जब से भारत आजाद हुआ तब से ये मुद्दा रहे, लेकिन नहीं, ये होता है। तो इसलिए पहले दक्षिण की राजनीति में पहली चीज ये कि आप धर्म को राजनीति में नहीं घोल पाएंगे। धर्म यहाँ बहुत पवित्र, आपने देखा होगा कि हर आदमी यहाँ के, किसी भी हर आदमी के जो है उस सर पे जो है माथे पे तिलक लगा रहता है, लेकिन वो जो है वो जब सवेरे घर से निकलता है ना, तो वो बहुत ही एक अच्छे और उससे विचारों के साथ निकलता है। सांस्कृतिक, उसकी एक सांस्कृतिक सभ्यता जिसको कहते हैं, वो आज भी दक्षिण में है, तो उसको आप वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब फ्री वीज आप बांटने लगे, ये मुफ्तखोरी, उसको चस्का लगा रहे हैं, ये बहुत खराब बात, ये मैं कहना चाहूंगा, जो कि सबके लिए, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम। ये तो क्या विनोद जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले चुनावों में ये राजनीतिक दल मुफ्तखोरी नहीं कराएंगे, जो जिसे आप मुफ्तखोरी कर रहे हैं, फ्री ब्रिज? भाई आगे के चुनाव जो 5 राज्यों के, वहां भी मुफ्तखोरी हो सकता है। देश में एक बड़ा एजेंडा सेट कर देंगे, जाओ अब ये बांट रहे हैं मुफ्त में, ये भी हो सकता है। नहीं, ये बिल्कुल ये इनका अब एजेंडा बन गया है हर राजनीतिक दल का। लेकिन अब यही है कि यहीं पर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मतदाता की तरफ से जाना चाहिए। 1,40,00,000 जो लोग हैं मतदाता यहाँ पे, जो भी जितने भी करोड़ों में, अरब में,
अरबों में। उनको जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये फ्री बीज खत्म करिए, ये इस पे रोक होगी, तब जाके आपके असली विचार आएंगे कि हाँ भाई अब हम क्या करें, क्योंकि फ्री बीज में तो खाना, फ्री बीज आप क्या समझते हैं? अच्छा, आप कांग्रेस की जीत को फ्री ब्रिज को क्रेडिट देते हैं कि जो कांग्रेस जीती है वहां फ्री ब्रिज की वजह से जीती है? टोटल ठीक बात है, ठीक बात है। इस बीच हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, संपादक जयशंकर गुप्ता जी जुड़ गए हैं। जयशंकर जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ। विनोद श्रीवास्तव जी हैदराबाद में बैठे हुए हैं और दक्षिण की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से वो समझते हैं, बूझते हैं। आपने सुना होगा विनोद जी ने कहा कि ये जो जीत है क्रेडिट आप किसी को दें, लेकिन ये मसला फ्री ब्रिज का है, चाहे हम करें, चाहे आप करें, चाहे कोई करे। और ये आगे का परसेप्शन भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव, जैसे महंगाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, क्या ये मूल मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है 5 राज्यों में और देश का चुनाव? जयशंकर जी। नहीं, सबसे पहली बात तो जो विनोद जी ने कही तो वो थोड़ी समझ से परे की बात है कि कर्नाटका में कांग्रेस फ्री बीज के कारण जीत गई। अब पता नहीं उनको याद है कि नहीं है कि फ्री बीज तो कोरोना के समय से मोदी गवर्नमेंट चालू किए हुए है। 5 किलो मुफ्त अनाज बांट रही है। 80 करोड़ लोगों को लाभार्थी, जिनको कहते हैं कि लाभार्थी हैं ये, और उनके बल पे पूरे देश भर में चुनाव लड़ रही है। हाँ, एक लाभार्थी वर्ग क्रिएट किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, लाभार्थी वर्ग, मतदाता। विनोद जी उसको समझ पाते हैं कि नहीं कि वो फ्री बीज है कि नहीं है? तो अगर दोनों फ्री बीज में ही मुकाबला हो गया, एक फ्री बीज मिलने वाला है और एक फ्री बीज चल रहा है, चालू है, तो जो मोदी जी करें वो फ्री बीज नहीं होता है। बीजेपी करती है वो फ्री बीज नहीं होता है। बीजेपी अगर हर जगह जा करके कहीं कहती है कि हम आपको उच्च कोटि का गोमांस परोसेंगे, तो वो फ्री बीज नहीं होता है। वो फिर गाय से उसका कोई मसला नहीं होता है, चाहे मिजोरम में हो, मेघालय में हो, केरला में हो, गोवा में हो। जाकर के जब बीजेपी कहती है कि उत्तर भारत में कहेगी गाय हमारी माता है, और गोवा में जाकर के, केरला में जाकर के, मेघालय में जाकर के, मणिपुर और नागालैंड में जाकर के कहती है कि हम उच्च स्तर का गोमांस आपूर्ति करवाएंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो, और करवाती है, करवा रही है। तो इस मामले को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। हम लोगों को पत्रकार के रूप में जब नजरिया देखते हैं तो सम्यक दृष्टि रखनी होगी कि क्या वो 80 करोड़ लोगों को आपने अपंग बना के रख दिया, बेरोजगार बना के रख दिया, मान लिया कि वो गरीबी रेखा के नीचे है। कभी तो आप कहते हैं कि भारत अमृत काल में चल रहा है और बड़ी प्रगति और बहुत विकास कर रहा है, और 80 करोड़ लोग जो उनके राशन के लिए सरकार पे मोहताज हो, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? देखिए, फ्री बीज की बातें कहने में बड़ा अच्छा लगता है, फ्री बीज खत्म कर दो, लेकिन जो टैक्सेशन हो रहा है, ठीक है, हर किसी काम पे जीएसटी लग जा रहा है, वो टैक्स कहाँ से आ रहा है? हमारे जेब से जा रहा है, और उसके जेब से भी जा रहा है जिसको फ्री बीज मिल रहा है, सो कॉल्ड फ्री बीज मिल रहा है, उसके जेब से भी जा रहा है। तो व्हाट फॉर टैक्सेशन? हम टोल टैक्स दे रहे हैं, हम महंगी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम महंगा इलाज प्राप्त कर रहे हैं, आ रही है ना? कोई वेलफेयर स्टेट का कोई मायने नहीं रह गया है। ऐसे में तो फिर इस पर भी विचार होना चाहिए कि व्हाट फॉर टैक्सेशन हम देंगे, किस बात के लिए देंगे? तो ये भी एक विचार का विषय है। लेकिन देखिए, बात ये है, कर्नाटका के चुनाव में ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने पहले भी आपके साथ एक बार बैठा था तो उस पर भी बात हो रही थी मेरे ख्याल से। हमने कहा कि 75 साल की आजादी के नाम पे ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश में चुनाव हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़े जा रहे हैं। देश में चुनाव बजरंग बली के नाम पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। 9 साल से राज्य शासन चला रहे प्रधानमंत्री जी के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने का कोई भी ये नहीं है, विवरण नहीं है। 4 साल से उनकी सरकार थी, कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार थी, उसके बारे में चर्चा करने का उसके पास कोई समय नहीं है, कोई विषय नहीं है। अब वो अंत समय में भी कह रहे हैं कि मतदाता भाइयों बहनों जाइएगा, बजरंग बली के नाम पर वोट दीजिएगा। ये विशुद्ध रूप से धर्म का इस्तेमाल है, और कायदे से चुनाव आयोग को ऐसे राजनीतिक दल को प्रतिबंधित कर देना चाहिए जो धर्म के नाम पर वोट मांगता है, बजरंग बली के नाम पर वोट मांगता है। कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी हम बजरंग दल पर और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, दोनों सांप्रदायिक संगठनों पर जो सांप्रदायिक उन्माद पैदा करते हैं समाज में, उन पर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन भाजपा के आईटी सेल ने
और सो कॉल्ड गोदी मीडिया ने उसको ऐसा प्रचारित कर दिया कि साहब भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बजरंग बली पर प्रतिबंध लग जाएगा। जयशंकर जी थोड़ा सा आगे 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 चीजों को हम ले जाना चाहते हैं। जो कर्नाटक में मुद्दे सेट हुए, क्या वो 5 राज्यों को चुनाव और लोकसभा में आप इनको जाते देख रहे हैं क्या? देखिए, असल बात क्या है कि एक राज्य का मुद्दा दूसरे राज्य में प्रभावी हो कोई बहुत जरूरी नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि एक चीज बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छाई है, खासियत है ये कि वो अपने हार से सबक लेते हैं। कांग्रेस के लोग और विपक्ष के अन्य दल जो हैं वो थोड़ा सा अति उत्साह में आ जाते हैं जी। आप याद करिए कि 2018 में जो चुनाव हुए थे जी, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी जी। 1 साल के बाद जोड़ तोड़ करके विधायकों को खरीद करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। राजस्थान में हार गई थी, छत्तीसगढ़ में हार गई थी, मध्य प्रदेश में हार गई थी, मध्य प्रदेश में भी जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो राजस्थान की सारी सीटें बीजेपी के हाथ में चली गई थी। मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट छोड़ दीजिए तो बाकी सारी की सारी सीटों पे बीजेपी जीत गई थी। कर्नाटका में भी अधिकतम सीटें वो जीत करके ले गई थी। तो ये कब क्या होगा कोई किसी का पैमाना नहीं होता राजनीति में या चुनाव की राजनीति में। कोई क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल कुछ भी ऐसा होता नहीं है। ये जरूर है कि कांग्रेस का जो पस्तहाल कार्यकर्ता था उनका मनोबल थोड़ा इस चुनाव से बढ़ा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छी जीत हासिल हुई। ठीक बात है। और एक सेकंड, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है भारतीय जनता पार्टी, अब वो 10 राज्यों में सिमट करके रह गई है। उसकी सरकारें सिर्फ 10 राज्यों में है। उन 10 राज्यों में सुन लीजिए, एक अरुणाचल प्रदेश जहां 2 सांसद हैं, एक मणिपुर जहां 2 सांसद हैं, एक त्रिपुरा जहां 2 सांसद हैं, एक गोवा जहां 2 सांसद हैं, एक उत्तराखंड जहां 5 सांसद हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जहां पे 80 सांसद हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश इसके अलावा कहाँ है? आप पैन इंडिया की बात कर रहे हैं। पहली बात आपने जैसे कहा कि ये उत्तर और दक्षिण भारत की, एकदम गलत है। दक्षिण भारत में तो भाजपा मुक्त हो गए, लेकिन उत्तर भारत में क्या हुआ? पंजाब की जालंधर लोकसभा का सीट जो है भारतीय जनता पार्टी 4थे नंबर पर चली गई। पूरब में क्या हुआ? उड़ीसा में विधानसभा की झरसुगौड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी से हार गई। उत्तर पूर्व में क्या हुआ? मेघालय में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सोहीगंज जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 0.2% वोट मिला, नोटा से भी कम वोट मिला। यह है हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो 9 साल से राज्य कर रही है, उसकी पैन इंडिया प्रेजेंस। इसलिए देखिए, ठीक बात तो तय होगा। जी 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 जी। मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। अनिल जी, जयशंकर जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, लगभग 5 दशक का अनुभव है। बहुत अनुभव से सारी चीज़ें वो कह रहे हैं, आंकड़ों के साथ कह रहे हैं। जो पैन इंडिया कहा वो कह रहे हैं कि भाई आप दुर्गेंद्र चौहान ये गलत बात कह रहे हो। खाली दक्षिण ही नहीं, पूरा बिल्कुल सुपड़ा साफ है। और एक एक करके उन्होंने चीज़ें गिना दी। जयशंकर जी कह रहे हैं जरूरी नहीं कि वो जो मुद्दे वहाँ कर्नाटक में उठे हैं वो आगे भी चलें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ एक भारत के नागरिक होने के नाते कि भाई महंगाई मुद्दा हो, कमाई मुद्दा हो, दवाई मुद्दा हो, सिंचाई मुद्दा हो, भ्रष्टाचार मुद्दा हो, और कर्नाटक ने ये मुद्दे रेस किए हैं। आप क्या मध्य प्रदेश में या अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी लोग जुड़े हैं, उनसे मैं पूछूंगा क्या इस तरह ये जो एक मुद्दों का टेम्पो बना है ये क्या आप आगे जाते देख रहे हैं क्या? अनिल जी देखिए, ऐसा है जो मुद्दे की आपने बात की, मुद्दे बहुत गहराई में जाके काम करते हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का एक जो स्पीच कर्नाटक में जिसमें उन्होंने कास्ट सेंसस की बात की और ये नारा दिया जितनी आबादी उतना हक, वो एक पाथ ब्रेकिंग चीज थी आइडियोलॉजिकली जी। और उसके चलते हुआ ये कि जो ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और बजरंगबली जी का नारा भी उसमें आकर के लगा, लेकिन लोगों को जो उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं, वो उनको ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। और कर्नाटक में ये बात चल पड़ी कि जो ओबीसीज है और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनको आरक्षण कम मिल रहा है जितना मिलना चाहिए उससे, और ये 75% तक जा सकता है। उसके बाद ये है, 2 आदमी जब भूख से परेशान होता है, पेट में आग लगती है और उसकी लपटें जब दिमाग तक पहुंच जाती हैं तो उसको और कुछ नजर नहीं आता। वो हमारे गांव में एक कहावत है कि भाई भूखे पेट ना भजन होए गोपाला,
ये रख अपनी कंठी और ये रख अपनी माला। तो वहां के लोगों को ये जो 10 किलो अन्न, जो बेरोजगारों को 2,000-3,000 रुपए का महीने का भत्ता, गृह लक्ष्मी योजना जिसमें घर की जो मुख्य महिला है उसको 3,000 का भत्ता और बिजली, ये जो चीजें थी वो उन्होंने अट्रैक्ट किए। और उसमें राहुल गांधी ने जाके ये भी कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ये सब गारंटी लागू हो जाएगी। तो ये सारी जो थी वो पाक एकदम जिसको कहते हैं, उन्होंने चुनाव का एकदम रुख मोड़ दिया। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जान लगा दी, रिसोर्सेज जो थे वो बेहिसाब लगा दिए। मोदी जी ने 26-26, 27-27 किलोमीटर के रोड शो किए, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतने लंबे रोड शो किए नहीं थे। और वो बात लेकिन बनी नहीं। शहरों में जरूर कुछ वोट बीजेपी को मिले। मेरा मानना यह है कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस बिल्कुल अपने आप में अलग होते हैं, और जब जनरल इलेक्शंस का समय आएगा तो उस समय अगर विपक्ष एकदम सशक्त और एकजुट नजर नहीं आता, विपक्ष में कोई चेहरा नजर नहीं आता, जिसको कहते हैं कि वायबल अल्टरनेटिव नहीं नजर आता, तो पिछली बार भी छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बनी, राजस्थान में भी बनी, मध्य प्रदेश में बनी, और कर्नाटक में भी जो आंकड़े थे कि बीजेपी को 104 सीटें थी लेकिन कांग्रेस को 80 सीटें थी पिछली बार भी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया कर्नाटक में तो 27 में से 25 सीटें बीजेपी ले गई, राजस्थान में 25 में से 24 सीटें ले गई बीजेपी। तो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता, और एक साल में जिसको कहते हैं कि गंगा में काफी मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं अनिल जी, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। क्या महंगाई इस देश का मुद्दा नहीं बन सकता? क्या भ्रष्टाचार इस देश का मुद्दा नहीं बन सकता? क्या गैस सिलेंडर और तमाम जो मुद्दे हैं वो 2013 में बीजेपी के लोगों ने बनाया मुद्दा कि भाई मनमोहन सरकार भ्रष्ट है, बहुत महंगा सिलेंडर है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब तक बार मोदी सरकार। तो क्या ये विपक्ष मुद्दा नहीं बना सकता? ये बड़ा सीधे आर वेग साहब राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से जुड़े हैं, उनके पास जाऊंगा। वेग साहब, कुल मिलाकर ये देखा गया कि जिस तरीके से हिंदुत्व का मुद्दा कर्नाटक में उभारने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन वो हिंदुत्व का मुद्दा चला नहीं। लेकिन जो उत्तर भारत है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और इस तरह के जो राज्य हैं, राजस्थान है, जहाँ चुनाव आगे होने हैं, एक तेलंगाना को आप छोड़ दें, तो ये तो बिल्कुल प्रचंड हिंदुत्व वाले इलाके हैं, यहाँ हिंदुत्व पर वोट पड़ता है। तो क्या जो मूल मुद्दे हैं, जैसे महंगाई मुद्दा, भ्रष्टाचार मुद्दा, ब्रेक पर जाने से पहले हमने इस बात को कहा था कि ये राष्ट्रीय मुद्दे बीजेपी ने बनाकर दिखाए हैं, भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर दिखाया है। तो क्या ये मुद्दे हिंदुत्व पर भारी पड़ेंगे, या हिंदुत्व अभी भी इन इलाकों में भारी होता आगे दिखेगा? देखिए, कोशिश तो भरपूर की गई कर्नाटक इलेक्शन में भी, मगर 1989 के बाद जो लिंगायत पॉपुलेशन है, मैं कर्नाटका इलेक्शन के ऊपर जो मेरा कमेंट है मैं पहले उसको करूंगा कि वहां पे जो जगदीश शेट्टार जी चीफ मिनिस्टर हुए, जो लिंगायत खास करके लीडर थे, एक लक्ष्मण जी हैं जो लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं, इस बार पहली बार एक नॉन लिंगायत सीएम को प्रोजेक्ट की। तो आप जिस बेसिस पे कर्नाटका जैसे बड़े राज्य में आप आए थे, वहां पर सरकार बनाए थे, तो तमाम जो इसको कोशिश की गई बजरंगबली के नाम पर उसको पोलराइज करने की और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई। वहां पे आपका 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर, और ठीक उससे पहले सॉलिसिटर जनरल हमारे साहब का पूरा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना कि हम जब तक इलेक्शन रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम इश्यूज हैं, और वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे उसी स्टेट से आते जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, शिव कुमार जी का पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, और लगभग 17% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन वहां पे मेजोरिटी एक कम्युनिटी है, और मुस्लिम पॉपुलेशन भी 13% है, ठीक ठाक है। ये तमाम जो इश्यूज हैं, 40% जो उनका जो करप्शन इश्यूज को लेकर, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में 40% करप्शन को लेकर, नो डाउट कांग्रेस ने फ्रंट पे आके डेवलपमेंट मुद्दे पे लेकर, महंगाई के ऊपर लेकर, तमाम इश्यूज को लेकर उन्होंने वाटर डिस्प्यूट को भी हाईलाइट किया। ऐसा कोई भी इश्यूज को जो डेवलपमेंट मुद्दे पे दरकिनार नहीं करते हुए, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, शिव कुमार हो, सिद्धारमैया हो, सब लोग एक ही मुद्दे पे हो। और दूसरी तरफ जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे आम आदमी पार्टी 213 में, लेकिन वोट परसेंटेज 53 से कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद तमाम जो छोटे छोटे बीएसपी के साथ जेडीएस का वहां पे जबरदस्त तरीके से एक कोalition थी, लेकिन इस टाइम हमें इस टाइप का अलायंस देखने को नहीं मिला। मिम पार्टी बहुत कोशिश की कि जेडीएस के साथ
चुनाव लड़े, मात्र 2 सीट पे चुनाव लड़े। ये जो जितने छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज को जनता ने दरकिनार कर दिया, या वो लोग किसी के साथ अलायंस नहीं की। जहां तक राजस्थान नॉर्थ बेल्ट की बात है, उत्तर भारत की बात है, जो हिंदुत्व की बात काउ है, बेल्ट की बात कर रहा हूं मैं जी, काउ बेल्ट की जो बात करें, जहां पे जो लोग सेंटिमेंटल है, मैं कहूंगा कि इसका इम्पैक्ट तो जरूर होगा नॉर्थ इंडिया में। जो कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर आई है सामने, जो वो ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की अभी बात हो रही थी, बिहार के, ये जो जितने छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, स्टेट लेवल के पॉलिटिकल पार्टी है, या जो कांग्रेस के अंदर जो टर्मोइल है वहां पर राजस्थान के अंदर, कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट हो जाएगा। इसका अमलगमेशन आप देखोगे, एक जबरदस्त कांग्रेस की तरफ एक रुझान आ जाएगा लोगों का। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। उत्तर प्रदेश के अभी जो निकाय के चुनाव हुए हैं, उसमें 4 मेयर, जो 4 शहर हैं, वहां पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है, दूसरे नंबर पर। जबकि पिछले बार भी उनका कहीं सीट वीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार वो कहीं ना कहीं कुछ करते दिखे हैं। पता नहीं क्या गणित है, लेकिन ऐसा होता दिख रहा है। जावेद खान साहब मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद भाई, मध्य प्रदेश में एक तरीके से कांग्रेस के लिए बड़ी जंग है, और वहाँ पर अलग तरीके से चीज़ें चल रही हैं। क्या इस तरीके के मूल मुद्दे, क्योंकि वहाँ जो गृह मंत्री हैं वही हिंदुत्व का झंडा लिए घूमते रहते हैं, और पूरा बुलडोजर कहीं चल गया, कहीं हिंदुत्व चल गया, कहीं इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन क्या वहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी या विपक्ष मूल मुद्दे जो हैं, क्या वो उठाने की स्थिति में है? क्या वहाँ उठा रहा है क्या इस तरह की चीज़ें? जावेद साहब। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक प्रदेश है इस समय, कर्नाटक के नतीजों के बाद से एक बूस्टअप मिला है कांग्रेस को, और कहना चाहिए कि एक नई एनर्जी मिली है। और जो अभी तक जो कांग्रेस लगभग सोई हुई अवस्था में थी, अब वो जागृत हो रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री जो और पीसीसी चीफ हैं कमलनाथ, वो खुद भी अब एक्टिव हो गए हैं और एक एक मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। उनके बयान भी शुरू हो गए हैं, काउंटर बयान भी किए जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर, जैसे कर्नाटका का जो मॉडल है उसको अपनाने के लिए मध्य प्रदेश में भी रणनीति शुरू हो गई है। और जो कर्नाटक में जिन्होंने जीत हासिल करवाई थी कांग्रेस को, उसके जो रणनीतिकार थे, उनकी सेवाएं और सर्विसेज लेने के लिए बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो उस मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को लेकर जो भुनाया जाए, उसमें मध्य प्रदेश से जुड़े हुए क्या मुद्दे हो सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर एक मंथन कांग्रेस में शुरू हो गया है। और एक एक व्यक्ति को एक एक बूथ लेवल पर और पार्टी लेवल पर, जिला लेवल पर सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है। और सबको जिम्मेदारी भी इस तरह से दी गई है कि आखिर जो मुद्दे हैं उसको, जो मॉडल है। लेकिन जावेद साहब, वहाँ लगातार, चाहे बागेश्वर महाराज का मसला हो कि वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, मध्य प्रदेश की धरती से उनका एकदम से वहीं के रहने वाले हैं, वहाँ से उदय होता पूरे देश में। आजकल वो पटना में हैं और वहाँ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बीच बीच में, कहीं बुलडोजर मामा, कहीं कुछ इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, तो क्या जो ये हिंदुत्व का टेम्परेचर है, क्या ये जो मूल मुद्दे हैं वो क्या कम कर पाएंगे, या फिर इसी पर ज़्यादा लोग रुझान दिख रहा है लोगों का? जो बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार उनका एक अलग जो है, उसमें कोई भी ऐसा पिछड़ा नहीं है कि सब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। और उसमें कांग्रेस के नेता हों, चाहे बीजेपी के नेता हों और अन्य दलों के लोग हैं, सब उनके दरबार में जा रहे हैं। और जो उनका जमघट लग रहा है और जो उनका जो जनाधार उनके साथ जुड़ रहा है, उससे कोई भी वंचित रहना नहीं चाहता है और सब उसमें लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे अहम बात जो है कि मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वो नए नए ऑफर दे रही है। और ये ऑफर भी बम्पर ऑफर हो रहे हैं, जिसमें कि पहले अभी लाडली लक्ष्मी योजना चल रही थी, अब उसके चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, तो चूंकि बीजेपी का खुद का ही एक आंकलन है और उनका जो सर्वे है उसमें रिपोर्ट में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं आई, उसको लेकर एक नई तरीके की रणनीतिकारों ने बीजेपी। अच्छा, इसका मतलब कि वो भी रेवड़ियां बांट रहे हैं, जैसे विनोद जी कह रहे थे कि कर्नाटक में रेवड़ियां बांटी कांग्रेस की, जो कांग्रेस ने अपना सरकार में आने के लिए रेवड़ियां बांटी, तो इसका मतलब वो तो उनकी सरकार ही है, तो धुआंधार रेवड़ियां बांटी ही रहे वो। जावेद साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा था आपको। जो लाडली बहना योजना जो स्कीम लॉन्च की गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि 1,000 रुपए प्रति महीना, यानी 12,000 रुपए महीना, और बाकी और इस तरीके से मिला के 27,000 रुपए का एक प्रलोभन जो बहनों को दिया जा रहा है। लाडली जो छोटी बच्चियां थी, उसके अलावा बहनों को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अपने आप को मध्य प्रदेश में
बहनों और बेटियों का मामा कहते हैं, तो वो लेकिन इस वो तरह बीच का बीच में प्रलोभन बदल जाते हैं, कभी बुलडोजर मामा हो जाते हैं, वो भी थोड़ी दिक्कत उनके साथ हो रही है। जावेद साहब, मैं छत्तीसगढ़ से, हमारे साथ खलील कुरैशी साहब, माफ कीजिएगा, अभिषेक झा साहब जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। झा साहब, छत्तीसगढ़ की स्थिति परिस्थिति क्या है, क्योंकि वहाँ नंद कुमार साय भी बीजेपी के बड़े नेता थे, एसटी वर्ग से आते हैं, वो भी आ गए कांग्रेस पार्टी में। लेकिन क्या मुद्दे, क्या टेम्पो उस तरह का भूपेश बघेल वहाँ बनाए हुए हैं, जैसा राजस्थान में अशोक गहलोत को कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, तमाम चीज़ों के आंतरिक विरोधों के बाद भी अशोक गहलोत लगातार वहाँ आगे बढ़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश में जैसा भी जावेद साहब ने बताया कि वहाँ भी मामा फ्री ब्रिज धुआंधार बांट रहे हैं, तो भूपेश बघेल भी, मुझे लगता है फ्री ब्रिज उनका भी स्पीड से चल रहा है वहाँ पे। देखिए दुर्गेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स को हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना चाहिए। जितने भी अभी चुनाव के परिणाम आए हैं, अगर आप अभी 2023 में, छत्तीसगढ़ अनम्यूट करिए अभिषेक जी, आपको सुन नहीं पा रहे हैं दर्शक। छत्तीसगढ़ में जो रमन सरकार है वो 15वें साल को 10वें साल का अपना कार्यकाल खत्म करके आगे बढ़ती है, और 14 में केंद्र में मोदी सरकार आती है। छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस इस मजबूती के साथ खड़ी है कि आप बिल्कुल पैरेलल कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने संगठन में, भले उसके अंदर बहुत सारे झगड़े हैं, जहां पर टीएस कभी अलग नाराजगी व्यक्त करते हैं, कभी मोहन मरकाम नाराज हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ एक बड़ी मजबूत सत्ता में रहने वाली पार्टी बनकर उभरी है। और ऐसा लग रहा है कि इस टर्म में भी भूपेश रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में अंतर्विरोध जैसा भी हो रहा है उसको वो सेटल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा विषय छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे हैं। लगातार हम जिन छापों का जिक्र कर रहे थे, वो छापे यहाँ बिजली गुल हो गई है। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, श्रृंगार से मुझे श्रृंगार नहीं चाहिए, बोलते रहिए आप। तो छत्तीसगढ़ की जो पॉलिटिक्स है उसमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा फील है कि आपको ये गवर्नमेंट आप रिपीट होते देखेंगे। लेकिन कर्नाटक के जो रिजल्ट्स आए हैं, और उसके अलावा जो आप पिछले रिजल्ट्स को देखते हैं, आप हिमाचल के रिजल्ट्स को देखेंगे, हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी बैकड्रॉप पे जा रही है। हालांकि एक अच्छा परसेंटेज आपको कर्नाटक में बीजेपी गेन करने में कामयाब रही है पॉलिटिकली, कि वहां पर इतने मतदाता अभी भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, वही सवाल मेरा होगा कि जनादेश और जनाधार ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। जनादेश जरूर बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन जनाधार उसके साथ में है। और अभी बिजली गई, इस तरह के मुद्दे बीजेपी भी तो वहां बना सकती है, जैसे कांग्रेस ने बनाया कर्नाटक में, बीजेपी भी बना सकती है। अभिषेक जी, देखिए, ऐसा मुद्दा छत्तीसगढ़ बिजली पर थोड़ा बोलती है, क्योंकि बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ही खनिज है। मैं थोड़ा आपको देश की योजनाओं की ओर ले जाता हूँ, साथ में ईडी के छापे पर थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। अगर आप 2008 में छत्तीसगढ़ आते हैं, तो यहाँ से जो आज थोड़ी देर पहले जो जिक्र चल रहा था देश में पीडीएस स्कीम, 80 करोड़ लोगों को चावल देने की योजना के बारे में, 2008 में छत्तीसगढ़ सरकार एक योजना लॉन्च करती है। उसका नाम होता है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत वो बीजेपी सरकार रहती है, उस 2008 की जीत में अपना परचम लहराती है बीजेपी की पहली सरकार। उसने उस प्रदेश के 34-35 लाख परिवारों को मुफ्त में चावल देती। उसके बाद बताया जाता है कि 1,40,00,000 लोग गरीब हैं, और चारू वाले बाबा के नाम से रमन सिंह मशहूर होते हैं और 2013 के चुनाव में आते हैं। तब तक चिटफंड के घोटाले के रूप में चूंकि सरकार बहुत सारे नए उपक्रम बना रही थी, तो वहां पर बहुत सारी कानूनियां बनती है। लेकिन 2018 आते आते 15 साल की बीजेपी सरकार उस लेवल पर सिमट जाती है। आप देखिए, 15 साल तक कोई पार्टी सरकार में रहे और उसको जब चुनाव लड़ना पड़े तो वो 15 सीट पर सिमट जाती। तो जनता के बैकड्रॉप को समझना किसी भी वरिष्ठ एनालिसिस्ट, किसी भी पत्रकार या किसी की भी भारतीय नहीं समझा सकता। देखिए, क्योंकि अगर यहां से आप देखते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके दो बड़े रणनीतिकार चेहरों की, क्योंकि अगर वो जनाधार को कायम रखने में कामयाब रही है, तो कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये दिखाने में कामयाब रहे कि उनका जो स्थानीय नेतृत्व है वो उतना कम मजबूत नहीं रहा। लेकिन उनके अपने बड़े नेताओं के फोकस और लगातार दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रचार प्रसार के जरिए वो अपने उस वोट बैंक को गेन करके रखे हुए हैं, जिसके सहारे वो उम्मीद कर रहे हैं। यही मेरा सवाल होगा अभिषेक जी, मेरा यही सवाल होगा कि बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने कि क्या ये स्थितियां मध्य प्रदेश में होंगी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो फ्री ब्रिज वाली बात है कि भाई चावल वाले बाबा से ये फ्री ब्रिज चल रहा है और धक्का-धक सरकारें बनती जा रही, दनादन, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, तो फ्री ब्रिज में तो कोई पीछे है नहीं। विनोद जी, हेलो विनोद जी, हाँ मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। देखिए, मैंने कब कहा मैं मोदी जी के पक्ष में हूँ? ना, अरे आप विशुद्ध पत्रकार हैं,
आप कतई नहीं है, आप विशुद्ध पत्रकार हैं। इसमें कहीं कोई मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं बहुत छोटा हूं। पत्रकारिता मेरे जो हैसियत एक बिंदु के बराबर है। मैं कतई मेरी औकात हैसियत नहीं है आपके किसी उस पर उठाने की। जी मत करिए। जयशंकर जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, जी। लेकिन होता क्या है कि पत्रकारों का ये हो गया है कि इन बहसों में या तो लोग डायरी खोल लेते हैं या इतिहास पे या आंकड़े गिराने लगते हैं। अरे भाई आगे क्या होना है इसको तो सोचो, क्यों ये सब हो रहा है? मीडिया भी चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। हमको क्या करना है ये सोचिए। अभी 24 है, 24 तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं और मैं अपने मतलब आत्मदाह कर लूंगा अगर मोदी सरकार ना बनी तो। ये आप जान लीजिए, बिल्कुल बनेगी, हर हालत में बनेगी। ये राजमहल लाओ हमको दो, वो फ्री भी। चाहे वो मैंने कभी नहीं कहा कि मोदी या बीजेपी या वो उनके वो है। उन्होंने बजरंगबली कहा, वो भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? जब हिंदुत्व जब ध्रुवीकरण हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये खाली आंकड़े गिराने से और इतिहास में जाने से और वहां ये हो रहा है वहां ये हो रहा है। अच्छा विनोद जी मोदी की सरकार क्यों बनेगी? हम ये जरा जानना चाहते हैं, क्यों बनेगी? क्यों बनेगी? क्या चीज? क्यों बनेगी मोदी की सरकार? क्या दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं? इसलिए कि जब आप वसुधैव कुटुंबकम की बात जो है वो पूरे दुनिया में फैल चुकी, ग्लोबल हो गया है हर मुद्दा। और ये नेता जो है हमारे वो एकमात्र कोई है, उनके कोई नहीं, उनके अगल बगल खड़े नहीं हो सकता कोई, बाकी तो छोड़ दीजिए। अच्छा, इसी वसुधैव कुटुंबकम पे देश की जनता वोट दे देगी? वो चाहे भूखी हो, चाहे उसके खाना घर में ना हो, इस पर दे देगी क्या वोट? कर्नाटक में क्यों नहीं दिया फिर उन्होंने? क्यों लालच में आ गई जनता वहां की? बताइए, आप ये बताइए कि किस शासन में किसके शासन में ये सब चीजें नहीं थी? कम थी, ज्यादा थी, कम थी, आज जो है कहीं पर हम पढ़े हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए आपको, ठीक है? नहीं, हम तो मान ही रहे हैं, हम तो मान ही रहे हैं कि विश्व में हमारा गौरव बढ़ा है। इससे पहले हमारा इतना सम्मान नहीं था, ये तो हम मान ही रहे हैं। लेकिन मूल मुद्दों से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं विनोद जी? अगर पेट में भोजन नहीं होगा, हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमारा घर कैसे चलेगा? आप जुलाई में चुनाव कराइए और जून की 30 तारीख को जो है पीओके पे हमला कर दीजिए, फिर देखता हूं कौन किसको रोकता है। चलिए मैं जयशंकर जी के पास जाऊंगा। जयशंकर जी, विनोद जी कह रहे हैं कि भाई ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है और सीमा सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि भाई पीओके और ये सब सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और जो वसुधैव कुटुंबकम, विश्व गुरु, अमृतकाल, ये बड़े मुद्दे होने जा रहे हैं 24 में। जयशंकर जी, निश्चित रूप से पहली बात तो यह है कि हम कतई नहीं चाहेंगे कि विनोद जी को आत्महत्या करनी पड़े, लेकिन एक पत्रकार को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। अगर वो अंधभक्त ना हो तो, अगर अंधभक्त है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंधभक्त किससे? अंधभक्त कोई अंधभक्त नहीं हूं मैं, ये देख रहा हूं देश क्या कर रहा है। जब आप बोल रहे थे मोदी को बोल नहीं रहा था, मोदी को मारिए गोली, मोदी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। विनोद जी जयशंकर जी को जरा बोलने दीजिए, वो कुछ चीजें बताना चाहते हैं। ठीक, बोलिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं टोक नहीं रहा था। ठीक है, सॉरी। कृपा करके धैर्यपूर्वक सुनिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं एकदम सुन रहा था। हाँ, सुनाइए। पहली बात तो यह है, अच्छा ये बातें 2004 में क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्वर्णिम भारत था, वाइब्रेंट इंडिया था, अटल जी के सामने कौन था? कोई नहीं था। लेकिन अटल जी की पार्टी हार गई बुरी तरह से, और मनमोहन सिंह जो कहीं जिसका नाम भी नहीं था वो प्रधानमंत्री बन गया। तो अच्छा, जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि विश्व में डंका पीट रहा है, हाँ बिल्कुल डंका पीट रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक भूखे इंसान हमारे देश में है। जिन 80 करोड़ लोगों को हम 2 जून का राशन नहीं दे पा रही है, हम उसके इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, उसको सरकारी भोजन पे मुहैया कराने के लिए उसको मोहताज बना के रखा है, इसलिए हम विश्वगुरु हैं। हम इसलिए विश्वगुरु हैं क्योंकि विश्व में जो मीडिया का जो इंडेक्स है उसमें लगातार हम 162वें नंबर पर गिर के चले गए हैं। मीडिया की हालत ये है आज हो गई हमारी, इसलिए हम विश्वगुरु हैं। इसलिए हम विश्वगुरु हैं कि हमारा प्रधानमंत्री मूर्ख है, वो गलत सूचनाएं देता है। वो जाके कहता है बिहार की सभा में कि साहब वो तक्षशिला बिहार में था, तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार में था। वो कहता है कि साहब सिकंदर का दीन इलाही का बेड़ा पटना के पास गंगा में डूबा था। वो कहता है कि साहब संसद में कहता है, वो संसद में कहता है कि शिमला का समझौता जो है इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में हुआ था। इन सब चीजों से दुनिया में हमारा नाम बढ़ रहा है, बहुत नाम बढ़ रहा है। दावोस में जाके कहता है वो,
कि 600 करोड़ भारतीय मतदाताओं ने हमको प्रधानमंत्री चुन के भेजा है। 600 करोड़ पूरी दुनिया की आबादी होगी कि नहीं, ब्रह्मांड की आबादी होगी कि नहीं, ये पता नहीं है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री कहता, हमारा प्रधानमंत्री ये कहते हैं मगहर में साहब गुरु नानक देव, गुरु गोरखनाथ, संत कबीर एक साथ बैठ के विचार विमर्श करते थे। वो कहते हैं कि साहब श्यामा प्रसाद मुखर्जी लंदन में विवेकानंद जी के साथ बैठ करके विमर्श करते थे। ऐसा विद्वान हमारा प्रधानमंत्री डंका क्यों नहीं पीटेगा? विश्व भर में डंका पीट रहा है। सबसे अधिक कुपोषित हम, सबसे अधिक अशिक्षित हम, सबसे अधिक बेरोजगार हम, सबसे अधिक भ्रष्टाचारी हम। अब देखिए कर्नाटका में क्या हुआ, मिस्टर 40% का जो नारा कांग्रेस ने उछाला वो ऐसा चिपक गया, पेटीएम के तर्ज पे पेसीएम का नारा ऐसा चिपक गया कि भाजपा के पास कोई जवाब नहीं बना था। भाजपा के जवाब क्या हो रहा था, एक केंद्रीय मंत्री कह रही है कि हमने अमेठी में प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देखा। बताइए कर्नाटका के चुनाव में क्या है? कांग्रेस के बारे में सबसे अच्छी जो बात रही है, पता नहीं आगे क्या करेंगे वो हमको नहीं मालूम है, कि पूरे चुनाव में इनके जाल बट्टे में वो लोग उलझे नहीं, वो अपने भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी पर कायम रहे। इन तीनों मुद्दों से कहीं वो भटके नहीं, ये सबसे बड़ा कारण रहा उनका। अच्छा जयशंकर जी मेरा माफी के साथ में एक छोटा सा प्रश्न ऐड कर रहा हूं, क्या जो इनका पहला वाला इंजन है दिल्ली वाला, क्या उस इंजन पर ज्यादा लोड आ गया है? जो बड़ा वाला इंजन है उसमें ज्यादा निर्भरता के कारण जो छोटे इंजन है वो फेल हो रहे हैं, या वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या काम करने नहीं दिए जा रहे हैं? क्या ये स्थिति है? और ज्यादा डिपेंडेंसी मोदी की क्या बीजेपी के लिए बेहतर अच्छी चीज है क्या? नहीं, अच्छी बुरी चीज तो देखिए, नेता वो हैं तो उन पर डिपेंडेंट रहेंगे लोग। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, हाँ मोदी जी, हाँ मोदी जी, हाँ अमित शाह जी, चाणक्य और मोदी जी मिलकर के चुनाव जिता दिया, इतने चुनाव हारे हैं उनके नेतृत्व में। अब गिनती करना शुरू कर दीजिए तो फिर हमको लगता है कि कम से कम 1.5-2 दर्जन राज्य हार गए हैं, लेकिन उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी के पास बोलने के लिए विषय नहीं है, भाजपा के पास बताने के लिए विषय नहीं है। आज ही अभी कर्नाटका में हारे हैं चुनाव, और तेलंगाना में जाकर के असम का मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, हमने 600 मदरसे बंद कर दिए हैं, और सुन लीजिए 300 मदरसे और बंद कर रहूंगा। ये असदुद्दीन ओवैसी को सुना करके कह रहे हैं। मतलब आप कर्नाटका हार के आ रहे हैं, बजरंग बली ने आपकी लंका में आग लगा दी, और उसके बाद आप आंध्र को और तेलंगाना में जाकर के आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके पास विषय रह गए हैं। आप सोचिए, आप देखिए जिस समय प्रधानमंत्री जी घूम रहे थे, यात्रा कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, फूलों की बौछारों से उनका स्वागत हो रहा था, उस समय मणिपुर जल रहा था। 100-150 लोग जल के वहां मर गए हैं। हजार लोग आज विस्थापित होकर के जंगलों में जाकर शरण लेके पड़े हुए हैं। कश्मीर में आतंकवादी और हमारे 4-5 जवानों को शहीद कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी की जबान से एक लफ्ज नहीं निकला। ठीक बात, वो स्वागत कराने में लगे हुए थे। तो सवाल है कि देखिए, इशूज तो चलते रहते हैं। आपने पुलवामा करा लिया, आपने बालाकोट कर लिया, ठीक है। 2019 में आप हार रहे थे, चुनाव जीत गए। चुनाव जीतना हारना तो अलग चीज है, कोई भी जीतता हारता रहता है। देखिए, राजनीति ऐसी चीज है, क्रिकेट में जैसे आईपीएल का मैच होता है ना, आप देखते होंगे, लगता है कि 18वें ओवर 19वें ओवर में तक लगता है कि एक टीम जीत रही है, एक टीम हार रही है, और पता लगा कि 20वें ओवर में ऐसा छक्का चल गया कि दूसरी टीम जीत गई। तो राजनीति में भी वैसा ही होता है, कब कौन सा इशू हावी हो जाएगा। जयशंकर जी, ये जो इस कर्नाटक की जीत को सारा विपक्ष फूला फिर रहा है, मतलब गिलगिल कंपट है ये कहिए, कुल मिला के उत्तर भारत में कहा जा रहा है, जबकि जीती है कांग्रेस। क्या इससे विपक्ष को कोई बूस्टर मिल रहा है? क्या विपक्ष की एकता को इससे कोई राहत मिल रही है? क्या वो आपस में और करीब आ रहे हैं क्या? मैंने तो आपको समझाया कि 2018 में राजस्थान जीते थे, छत्तीसगढ़ जीते थे, मध्य प्रदेश जीते थे, कर्नाटका में भी सरकार बना ली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? असल बात यह है कि देखिए, विपक्ष की एकता होनी चाहिए, मुद्दों पर आधारित एकता होनी चाहिए। कम से कम एक ये कहीं अगर अति विश्वास, देखिए आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अति विश्वास बहुत खतरनाक चीज है। अति विश्वास के चलते अब उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, सारे नगर निकाय में जो सारे नगर निगम है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आ गई, लेकिन नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में बहुत सारी जगहों पे भाजपा को बहुमत नहीं मिल पाया है। जितने नगर पालिकाएं आप गिन के देखिएगा तो उसमें आधे से भी कम नगर पालिकाओं पे कब्जा हुआ है बीजेपी का। नगर पंचायतों में और बुरी हालत रही है, लेकिन उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो अल्पसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण है वो कांग्रेस के पक्ष में होने लगा है, ये बात सच है। इसीलिए थोड़ी ममता बनर्जी को भी बौखलाहट हो रही होगी, जैसा वो कह रही है कि उनको कुर्बानी करनी होगी। इसके पहले अगर उन्होंने गोवा में सोचा होगा
सोचा होता, इसके पहले अगर उन्होंने त्रिपुरा में सोचा होता, इसके पहले अगर उन्होंने मेघालय में सोचा होता, तो शायद ये स्थिति नहीं होती, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकारें नहीं बन पाती यहाँ। तो उस समय तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब तो कहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले एक बाई इलेक्शन में कांग्रेस का आदमी वहां जीत गया था, इसलिए उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल में भी आकर के ये अपना इनरोड करना शुरू कर दे। ठीक बात है, तो ठीक बात है। जी जी जयशंकर जी, आपस में बैठ करके विपक्ष को एक कॉमन रणनीति बनानी पड़ेगी और मुद्दों के आधार पे। ये तो बार बार अपना हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कब्रिस्तान और ये सब आते ही चलाएंगे, इनके पास और कुछ है नहीं। हम बार बार कहना चाहते हैं कि अगर आप मोदी जी बताएं कि 9 साल में उनकी उपलब्धियां क्या थी, कर्नाटका के बारे में कार्यक्रम करने जा रहे हैं अभी 30 तारीख तक कार्यक्रम है, वो 9 साल बेमिसाल टाइप का होने जा रहा है कुछ वो। नहीं, वो तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो सरकारी आयोजन होगा, सरकार के विज्ञापन आ जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं। पॉलिटिकली आपको बताना पड़ेगा। आपने कहा 15 लाख लेके आएंगे, आपके एक मंत्री ने कहा, आपके एक बाबा ने कहा कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवाएंगे। एक मंत्राणी जो है आज वो कह रही थी, प्रियंका को देख रही थी नमाज पढ़ते हुए, वो कह रही थी कि 13 या 14 रुपया किलो चीनी हम दिलाएंगे। ये उसके भाषण है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब बताइए 9 साल में कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया भाई आपने? आप बताइए कि हमने महंगाई पर लगाम लगाने की बात हो रही थी, आज हम 98 रुपए 1 लीटर का पेट्रोल खरीद रहे हैं, डीजल खरीद रहे हैं। ठीक बात है, ठीक रसोई बात है। गैस 1100 रुपए में खरीद रहे हैं। अच्छा, वो देखिए होता क्या है, ये रेट तो सबके लिए हो, चाहे भक्त हो चाहे अंधभक्त हो, या हमारे जैसे लोग भी हों, आपके जैसे लोग भी हैं। जब हम पेट्रोल भराने जाते हैं तो हमारा ये नहीं पूछता कि अगर आप भक्त हैं, क्या मोदी जी के भक्त हैं या अंधभक्त हैं, तो लीजिए थोड़ा आधा कम कर दीजिए। नहीं वो करें भाई, देश के लिए कुर्बानी करेंगे, हम आधी रोटी खाएंगे, लेकिन राष्ट्रवाद पे कायम रहेंगे वो। भाई ठीक है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, ये भी लोग कहते हैं। बहुत बड़ा वर्ग है जयशंकर जी ऐसा कहने वाला। बार बार जो यही बातें आती हैं, अब जैसे वही हो रही थी, आज हम किसी टीवी चैनल पर बैठे हुए थे, दिन में बैठे हुए थे, तो एक वही जब उनका भाषण, हिमंत बिश्व शर्मा का भाषण छोड़ करके गा रहे थे, किसी ने कहा कि साहब मदरसों से तो आतंकवादी निकलते हैं। तो हमने पूछ लिया, हमने कहा कि भाई ये बताइए, जो DRDO में साइंटिस्ट हैं प्रदीप कुरुलकर साहब, अभी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, वो किस मदरसे से निकले हुए हैं? और जावेद हैं, जावेद बैठे हुए, उनको मालूम होगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की IT सेल के कन्वीनर थे ध्रुव सक्सेना जी, आदरणीय ध्रुव सक्सेना। उनको ISI के लिए जासूसी करते समय शिवराज सिंह की सरकार ने पकड़ा था। वो किस मदरसे से निकल के आए थे? तो इनका काम आतंकवाद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के अलावा चल ही नहीं सकता है। ठीक बात है, अभी ठीक भी बात है, सद्बुद्धि की बात है। ठीक बात है। मैं विनोद जी के पास फिर जाऊंगा। विनोद जी, एक छोटा सा प्रश्न आपसे, क्या महंगाई इस देश का बड़ा मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या चीज? महंगाई देश में बड़ा मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं बिल्कुल पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि जो देखिए, मैं भी कोई वो नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि बीजेपी भी ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश कर रही है, जो होगा क्योंकि महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनने वाला है। भ्रष्टाचार देखिए, फ्री बीज जो है भ्रष्टाचार में पानी देने का काम है। वो वहां से 4 पैसा आप गरीब को देंगे तो 2 पैसा हमारी जेब में जरूर जाएगा। तो इसलिए वो कोई तो क्या आप देख रहे हैं कि फ्री ब्रिज की पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी इन 5 राज्यों में चुनाव में और लोकसभा में? क्या इस तरह की कुछ चीजें दिखेंगी आपको बड़े पैमाने पर विनोद जी? हाँ, दिखेंगी, आएंगी सामने, दिखेंगी जरूर, लेकिन रिजल्ट जो है वो तय है। ये आप समझ लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि आज जीती है कांग्रेस, आज रात में हमला करा दीजिए POK पे, और कल एक चुनाव करवा लीजिए कहीं पर भी। एक कोर्ट अगर उनके खिलाफ चला जाए तो सरकार के खिलाफ। विनोद जी माफ कीजिएगा, विनोद जी बड़ी मतलब बड़ी प्रैक्टिकल बातें मुझे लगता कर रहे हैं। जी बोलिए साहब जी। आप बीजेपी के प्रवक्ता को बहुत मौका दिए, उनको प्रवक्ता बननी चाहिए, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं भाई साहब। नहीं, वरिष्ठ पत्रकार है भाई। प्रवक्ता दोहराने से काम नहीं चलेगा। मतदाता की तरफ से बोलिए, मतदाता को बुलाइए, मतदाता के सामने मतदाता की बात। अरे आप आपस में मत लड़िए भाई, आप सभी पत्रकार हैं, अच्छी बात नहीं। आपस में एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी मत करिए। विनोद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उसकी अच्छाइयां दिखाई पड़ने लगती हैं और विरोध में अच्छा प्रवक्ता निकालने बीजेपी के। मैं ये कह रहा हूँ विनोद जी ने हकीकत बताई कि ये है। सॉरी, संबित पत्रा से भी बड़ा प्रवक्ता बन सकते हैं, ये गोबर में कोहिनूर ढूंढ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ
वो गोबर में कोई ढूंढ नहीं पाए थे, ये ढूंढ पाएंगे, मेरा विश्वास है। मैं अनिल जी के पास जाऊंगा, फाइनल कमेंट के लिए। अनिल जी, अब कुल मिलाकर जैसे विनोद जी ने कहा, जयशंकर जी ने बहुत सारी बातें कह दी कि भाई एक परसेप्शन, जो कुछ दूसरा पक्ष है वो दिखाया नहीं जा रहा, सुनाया नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा। एक पहलू ये है, वो कह रहे हैं बार बार, जयशंकर जी इस बात को कह रहे हैं कि भाई पिछले बार भी 2018 में देखा और नतीजा हुआ 0, नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गए। तो ये कोई, इसका कोई लेना देना है नहीं कि कर्नाटक से कोई वेव उठी और मोदी की सरकार बदल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर विपक्ष वास्तव में सही सिस्टम से, सही तंत्र से और एकजुट होकर अगर प्रयास करेगा तो वो अच्छी लड़ाई लड़ सकता है। अनिल जी। दुर्गेंद्र जी, देखिए मेरा मानना यह है, बार बार हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम, ये जो मुद्दे हैं ये बार बार चलते नहीं है। और पुलवामा के बारे में पिछले अभी 1 महीने से जो लगातार वहां के जो पूर्व गवर्नर जो सतपाल मलिक साहब जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे जो पुलवामा का जो कांड हुआ था, जो हमला हुआ था पुलवामा का, जिसमें हमारे 40 से ज्यादा शहीद हो गए थे रणबांकुरे, तो वो एक मुद्दा बन गया था। और लोग, इसमें कोई शक नहीं कि उस समय भावुकता में काफी उन्होंने ये बार बार बीजेपी की तरफ से कहा भी गया कि उनको श्रद्धांजलि देनी है जो पहली बार वोट दे रहे हैं। लेकिन ये चीजें बार बार, जैसा विनोद जी ने जिक्र किया कि आज पीओके पे हमला हो जाए, आज ऐसा हो जाएगा, मैं इससे बिल्कुल अपना मत जो है भिन्न रखता हूं। ऐसी चीजें नहीं। अल्टीमेटली रोटी कपड़ा मकान पेट की आग, ये मुद्दे हैं जो इंसानी मुद्दे होते हैं, जिनके लिए सरकारों का निर्माण होता है। तो अल्टीमेटली आप जब से जमीन से जुड़े और इंसानी मुद्दों को जब तक आप महत्व नहीं देंगे, जैसा आपने बार बार कहा, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, अगर ये टैकल नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है मोदी जी का आना। हाँ, ये जरूर है कि सशक्त विकल्प पेश करना ये भी एक विपक्षी नेताओं का कर्तव्य है कि आपसी अहम छोड़ करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके एक मतलब वायबल अल्टरनेटिव पेश किया। जयशंकर जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अनिल जी, उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटों का स्विंग दिखेगा कांग्रेस की तरफ, और इसको भी बीजेपी मुद्दा बनाती कि भाई मुसलमानों ने वोट दे दिया तो आपकी सरकार बदल गई, तो इसको भी मुद्दा बीजेपी बना रही। कर्नाटक में देखिए लगातार सोशल मीडिया पर काम चल रहा है बीजेपी का। दुर्गेंद्र जी, आप अगर देखेंगे ना, तमाम जो कास्ट के जो फीडबैक आ रहे हैं सर्वे, लिंगायत में अगर आप देखेंगे, जो खाते पीते अघाए लोग हैं वो बीजेपी के साथ है। जो लिंगायत में भी जो थोड़ा गरीब है, मध्यम वर्ग का है, वो कांग्रेस की तरफ गया है। तो जिनको आर्थिक मुद्दे, जिनको पेट की आग लगती है, वो कांग्रेस के मुद्दों को उन्होंने, जो महंगाई, बेरोजगारी, इसको ज्यादा महत्व दिया है। और जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बहुत ही समृद्ध लोग हैं, जिनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेंडर 1100 का हो जाए या 11,000 का भी हो जाए, वो एक अलग ही फिर एक मामला हो जाता है। लेकिन बाय एंड लार्ज जो 80% देश की जनता है, जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग से है, जो कमेरा वर्ग से है, उसको इन सब महंगाई को, भ्रष्टाचार को और बेरोजगारी को, जिसका बेटा नौजवान बेरोजगार घर में बैठा हुआ है, आप उससे पूछिए उसका दर्द कौन जानेगा। जी, बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत शुक्रिया बेग साहब, विनोद श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया, अभिषेक झा बहुत धन्यवाद आपका, जावेद खान साहब बहुत धन्यवाद, और जयशंकर गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंथन 2 अलग अलग ध्रुवों के बीच खत्म हुआ। एक वर्ग का ये मानना था कि सेंटिमेंटल मुद्दे, चाहे वो भारत पाकिस्तान पर हो, चाहे आप दुश्मन देश पर आक्रमण की बात हो, चाहे हिंदुत्व हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, ये भारी रहने वाला है। जबकि विश्लेषकों और पत्रकारों के दूसरे समूह का ये स्पष्ट मानना है कि अगर विपक्ष वास्तव में मजबूती के साथ में दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, महंगाई, कमाई और भ्रष्टाचार, अगर इसको अच्छे तरीके से, जैसे कर्नाटक में उन्होंने प्लेस किया है 5 राज्यों में, और लोकसभा चुनाव में वो अच्छे से रखेंगे जनता के सामने, तो जाहिर सी बात है कि जो भूखे पेट लोग हैं, जिनका पेट खाली है, जिनके पास रोजगार नहीं, वो निश्चित तौर पर विपक्ष की ओर देखेंगे और उसे वोट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।